हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, फ्रेश मूड के, फ्रेश माइंड के साथ में पढ़ने के लिए मेरे साथ बैठे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू टॉपिक। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन ओरिएंटेड टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक के बारे में, है ना। तो फंक्शन ओरिएंटेड टेक्निक क्या थी, किसके लिए थी? वो डिजाइन के लिए। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, है ना। तो फंक्शन ओरिएंटेड टेक्निक हमने डिजाइन के लिए लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और आज हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, है ना। आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके कौन से अप्रोच होते हैं, किसके अंदर होते हैं? ये सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेज होते हैं। ये क्या बताए थे मैंने आपको? सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेज, है ना। सॉफ्टवेयर डिजाइन की तरीके होते हैं या रणनीतियां होती हैं। तो वो हमारे सिलेबस में कौन सा है? एक तो हमें फंक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है और दूसरा हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको सब समझाया है, समझ में आ गया होगा। और यदि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट में लिख के आराम से पूछ लेना कि यहाँ पे मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरा स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विधियों का प्रयोग किया जाता है ना। किसमें? कैसी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है। जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विधियों का प्रयोग जिसमें क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विधियों का प्रयोग कंप्यूटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए किया जाता है ना। कंप्यूटिंग सिस्टम, या आप कह सकते हो एप्लीकेशन। क्या कह सकते हो आप? या फिर एप्लीकेशन, है ना, को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में एक सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के रूप में देखा जाता है ना। जो एक सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो एक सिस्टम होता है उसको ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के रूप में देखा जाता है। एक सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन के
रूप में देखा जाता है। जो आपका एक सिस्टम होगा, वो सिस्टम वहां पे कैसा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है? ओप्स की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। हिस्सा होता है। ओप्स का मतलब क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी भी होगी। वहां पे आपने उप्स के कंसेप्ट भी पढ़े होंगे। यहाँ पे भी अभी हम डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में भी। ठीक है। ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल जो होते हैं उनके बहुत सारे लाभ होते हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल होते हैं, मॉडल के लाभ। ठीक है बच्चों। तो इसके निम्नलिखित लाभ हैं ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल के। वो कौन कौन से हैं देखो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह कम लागत में सिस्टम में बदलाव, यह कम लागत में सिस्टम में बदलाव या कह सकते हो परिवर्तन करने के लिए यूज होता है ना। ठीक, करने के देती हूँ। जो ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल का एक लाभ है वो ये लाभ है बच्चों कि यह कम लागत में सिस्टम में बदलाव या परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर आता है आपका कि यह समझने में बहुत ही सरल होता है। यह समझने में बहुत ही सरल होता है ना। विजिबल तो है वही, दिखाई तो पड़ रहा है ना। इसे बनाए रखना आसान होता है, मेंटेन रखना। इसे बनाए रखना आसान होता है। यह प्रोजेक्ट के विकसित करने के समय और लागत को कम करता है ना। क्या करता है? प्रोजेक्ट के विकसित करने के समय को और लागत को। ठीक। प्रोजेक्ट के डेवलप करने के समय को तथा लागत को
कम करता है ना। जो आपका क्या है, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के समय को तथा लागत को कम करता है। और क्या करता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इस दृष्टिकोण में कि ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल में, मतलब इस दृष्टिकोण में कंपोनेंट्स को आसानी से दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का इसमें रीयूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उनको यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल के कुछ लाभ। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टर्म्स की। ठीक, तो बच्चों इसके अंदर जो टर्म है, सबसे पहले होती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, फिर इसके अंदर होती है क्लास, है ना। पहले क्या है, पहली टर्म इसके अंदर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, फिर होती है क्लास, फिर होता है मैसेज, है ना। पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर बात करेंगे क्लास की, फिर मैसेज की, फिर इसमें हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ऊप्स के कंसेप्ट आपने जावा में अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, तो वही है ये। आपको तो ये सब चीजें पता भी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, आपका इनहेरिटेंस, आपका एनकैप्सुलेशन, और आपका लास्ट वन है कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। लास्ट कौन सा है बच्चों आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो आपके फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ है, ये आपके ऊप्स कंसेप्ट में आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। जब प्रोग्रामिंग की होगी तो उनका इनका इस्तेमाल भी आपने वहां किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। क्या होता है, एक क्लास का इंस्टेंस होता है ना। ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। बच्चों कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, है ना। भाई ये मार्कर है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बोर्ड है, ये भी ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, है ना। आप हो, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, आपके पास कॉपी पेन ये सब है, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो सब कुछ क्या है, सब कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो यह मेथड्स और प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या कंटेन करता है ये, मेथड और प्रॉपर्टीज को। ये मेथड एंड
प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट आपके मेथड्स और प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं कि यह कोई वास्तविक सांसारिक वस्तु, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यह कोई वास्तविक सांसारिक वस्तु हो सकती है या कोई भी वस्तु जो मौजूद है वो हो सकती है ना। एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट बहुत से वेरिएबल और संबंधित तरीकों का एक बंडल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल और मेथड्स का एक बंडल होता है ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं क्लास की, कि क्लास क्या होता है। क्लास किसी ऑब्जेक्ट का सामान्यीकृत वर्णन है ना। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का क्लास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का सामान्यीकरण वर्णन है। जो आपके ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में दर्शाया जाता है, कोडिंग में दर्शाया जाता है, वो आपके ऑब्जेक्ट को एक क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है ना। पहले एक क्लास बनाई जाती है, चाहे वो क्लास आपको पब्लिक बनानी हो या आपको प्राइवेट बनानी हो, वो आपको देखना होता है ना। वेरिएबल्स आपको प्राइवेट देने हैं कि पब्लिक देने हैं। क्लास समान संरचना तथा समान व्यवहार वाली वस्तुओं का एक समूह होता है। इसके अंदर कैसे होते हैं आपके? इसके अंदर आपके सेम स्ट्रक्चर और सेम बिहेवियर के, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम बिहेवियर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। जो क्लास के अंदर होते हैं, लिख देती हूं इसमें, इसमें सेम स्ट्रक्चर एंड सेम बिहेवियर के ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो बच्चों, समझो आप कि एक क्लास है ना। क्लास क्या का क्या नाम है? क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक, उस क्लास के अंदर स्टूडेंट क्या है? एक क्लास है। यहां आपके आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आपके साइंस के हैं, आपके वाणिज्य के हैं, वाणिज्य स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है? ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट जब आपके जहां पे होते हैं, वो एक क्लास के अंदर होते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब आपका ये आर्ट स्टूडेंट जो है, ये भी आपका एक क्लास बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। दोनों है क्या? दोनों स्टूडेंट ही है ना। तो क्या है? बॉयज और गर्ल्स दोनों दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए हैं आपके, और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक क्लास के अंदर है। क्यों अंदर एक ही क्लास में है? क्योंकि बॉयज, ये वाले जो बॉयज हैं ये भी आर्ट के स्टूडेंट हैं, और ये वाली जो गर्ल्स हैं ये भी आर्ट की स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक क्लास हुई। ठीक है, जो आपका स्टूडेंट है वो क्या है? स्टूडेंट आपका एक क्लास है, और बाकी ये सब आपके क्या हैं? ये सब बाकी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लास के पॉइंट में आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं या आप इनको लिख सकते हो इस तरीके से ना बना के, ऐसे एरो ना लगा के। इससे आपको अगर ये लग रहा हो कि इसमें से डिराइव हो रहे हैं,
तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एरो इधर ऐसे कर लो, ठीक है। और यहां इनको ऑब्जेक्ट्स को ऐसे रहने दो, अलग अलग लिख दो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आपके आर्ट के स्टूडेंट हैं, आपके साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके वाणिज्य के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी एक क्लास में कैसे आ गए? उनकी क्लास क्या बनी? स्टूडेंट, क्योंकि सभी क्या हैं? सभी स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट होने के बाद में उनको अलग अलग बताया है कि ये आर्ट के हैं, साइंस के हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, है ना। तो उससे पहले तो वो क्या थे? पहले तो वो स्टूडेंट ही थे ना। अब हम बात करते हैं मैसेज की। देखो, मैसेज क्या होता है? मैसेज होता है डेटा। मैसेज क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन, जो क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे से मैसेज पासिंग के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से मैसेज पासिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज पासिंग करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं? एक दूसरे को मैसेज पास करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं। मैसेज पास करने का मतलब क्या हुआ? कि आपके मैसेज सेंड हो रहे हैं और मैसेज सेंड हो रहे हैं और मैसेज रिसीव हो रहे हैं, है ना। मैसेज पासिंग में क्या होता है? आपका सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, और उसके बाद रिसीवर उसको, सेंडर को रिस्पॉन्स भेज देता है। ठीक, जैसे इसमें आप देखो कि आपका यहां पे हो गया स्टूडेंट, मैसेज पास करना है। ये हो गया आपका कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट। यहां हो गया आपका फैकल्टी। ठीक है, सबके बीच में क्या हो रहा है? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक, जो आपका स्टूडेंट है वो कॉलेज मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट कर रहा है, आपका फैकल्टी से भी कर रहा है। ठीक, आपका जो फैकल्टी है वो मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट कर रही है, और वो आपके स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट कर रही है। तो यहां बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो होता है आपका रिजल्ट। इनके बीच में क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस। और यहां पे भी आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? मैसेज कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक, तीन ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में एक दूसरे से मैसेज के द्वारा संवाद हो रहा है। तीन ऑब्जेक्ट हैं जिनमें आपस में मैसेज के द्वारा संवाद हो रहा है, मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन हो रही है, मैसेज के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर? अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। अब किसकी बात करते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के गुण धर्म होते हैं। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के गुण धर्म होते हैं।
जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, है ना। एक ऑब्जेक्ट है आपका मार्कर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका आकार कैसा है, इसका कलर कैसा है ना, वो सब क्या है इसकी, वो सब प्यारे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है आपका कि हाइडिंग दी डेटा। unless data and showing only useful। ठीक, इसके अंदर क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपकी जरूरी जानकारी है, सिर्फ उसको दिखाया जाता है, उसको शो किया जाता है, और बाकी डेटा को जो जरूरी नहीं है, अन्य जानकारी को क्या किया जाता है, उसको छिपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है ना। हम जानते हैं कि किसी वस्तु में कुछ गुण और विधियां समाहित होती हैं। ये सभी गुण विशेषताएं कभी कभी यूजर को प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है कि यूजर के सामने सारी उसकी आपकी प्रॉपर्टीज बताई जाएं। जो जरूरी होती है सिर्फ वो बता देते हैं। अब जैसे मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा नाम है अंजलि त्यागी और मैं आपको पढ़ाती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं आपको ये तो नहीं बताती कि मैंने क्या किया हुआ है, मैं कितनी पढ़ी हुई हूँ, मैं कहाँ से आती हूँ, ये सब चीजें तो मैं नहीं बताती। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा मैं आप तक पहुंचाती हूँ, शो करती हूँ। बाकी जो अनलेस डेटा है आपके हिसाब से उसको मैं हाइड कर लेती हूँ। सेम यहीं पे वही है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हाइडिंग दी अनलेस डेटा एंड शोइंग दी यूजफुल डेटा। ठीक, अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। नहीं, सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस की, है ना। तो बच्चों इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी आपका आया था, उसमें भी मैंने आपको वहां बताया था कि इनहेरिटेंस आपका होता है कि जब हम समान वर्गों को श्रेणीबद्ध तरीके से इस तरह जोड़ते हैं कि निम्न वर्ग अपने ऊपर के वर्ग से वेरिएबल और मेथड को इनहेरिट कर लेता है ना। मतलब सब क्लास सुपर क्लास से क्या करती है, सुपर क्लास से क्या करती है, उसके फीचर्स को मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स को, सुपर क्लास से वेरिएबल्स एंड मेथड्स को इनहेरिट करती है। ठीक, क्या करती है बच्चों कि आपका एक सब क्लास है, वो सुपर क्लास से कुछ फीचर्स ले लेगी, है ना, मतलब वेरिएबल ले लेगी, मेथड्स ले लेगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि जैसे आपके ग्रैंडफादर है ना, उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों ने क्या किया, इनकी कुछ प्रॉपर्टी, अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी कुछ, मतलब उनके कुछ फीचर्स, कि आपके ग्रैंडफादर के अंदर गुस्सा है ना, वो गुस्सा आपका इस वाले बच्चे ने ले लिया, मतलब इनहेरिट होके उसके अंदर कुछ आ गया, वंशानुक्रम, है ना। तो मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपका वंशानुक्रम। क्या कहते हैं इसको हम, वंशानुक्रम, है ना। क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। इसके अंदर आपकी कि जो बड़ों के अंदर चीजें थी, जो बड़ों के अंदर प्रॉपर्टी थी, जो बड़ों के अंदर गुण थे, उन गुणों को क्या कर लेना, उनसे इनहेरिट कर लेना। ठीक, वो किस में आता है, वो आता है आपका इनहेरिटेंस में।
इनहेरिटेंस आपका चार तरह का होता है, चार तरह का होता है। देखो ये आपका हुआ, एक आपका ले लेते हैं वाहन है, एक व्हीकल है। व्हीकल क्या है आपका, व्हीकल एक सुपर क्लास है। व्हीकल आपका एक सुपर क्लास है, ठीक। तो सुपर क्लास है, इसकी सब क्लास कौन कौन सी है आपकी, इसकी सब क्लास मान के चलो कि आपकी सब क्लास इसमें हो सकती हैं, मोटरसाइकिल हो जाए और इधर आपका कार हो जाए, ठीक। मोटरसाइकिल हो जाए और आपका कार हो जाए। तो क्या है कि मोटरसाइकिल और कार ने वाहन से क्या किया है, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है ना। भाई आपके वाहन के स्पीड को ले लेगा, आपके वाहन के क्या ले लेगा, आपके वाहन, दोनों वाहन है, मोटरसाइकिल भी वाहन है, कार भी वाहन है। मोटरसाइकिल के अंदर भी क्या होता है, पहिए होते हैं, कार के अंदर भी पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल का भी एक साइज होता है, कार का भी एक साइज होता है। तो वो क्या किया, ये दोनों चीजें किससे ली, सुपर क्लास से, क्योंकि वाहन जो है, वाहन के अंदर सारी चीजें आती हैं, है ना। इनहेरिटेंस आपका चार प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एकल इनहेरिटेंस, जो क्या होता है, एक ही क्लास से इनहेरिट करता है फीचर्स को, प्रॉपर्टी को। दूसरा होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो क्या करता है कि एक से ज्यादा सुपर क्लास से मिलके बना होता है। मतलब सुपर क्लास आपकी एक से ज्यादा होंगी, उनसे मिलके आपकी एक सब क्लास बनती है, वो होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सपोज करो आपकी क्लास ए है, उससे क्लास बी निकली हुई है और फिर इससे क्लास सी निकले, मतलब आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे हुआ कि जिस क्लास से क्लास सी निकल रही है, वो क्लास भी किसी और से निकली हुई है। मतलब क्लास बी भी तो क्लास ए से निकली हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। कौन सा आता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर एक सुपर क्लास होती है और बहुत सारी सब क्लास होती हैं। सुपर क्लास कितनी होगी, सुपर क्लास आपकी एक होगी, लेकिन जो आपकी सब क्लास होंगी वो आपकी बहुत सारी होंगी। सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, सब क्लास 4, या आप लिख सकते हो क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए, ठीक है। तो ये था आपका इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा एनकैप्सुलेशन की, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर डेटा को एनकैप्सुलेट किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है कि विशेषताओं और विधियों को एक साथ रखा जाता है। विशेषताओं और विधियों को एक साथ रखा जाता है या बाइंड किया जाता है। देखो इसका एग्जांपल सीधा सीधा सा है, एक कैप्सूल, दवाई वाला कैप्सूल होता है ना, तो एक दवाई वाले कैप्सूल के अंदर बहुत सारी दवाई मिला के उनको एक साथ बंद कर दिया जाता है ना, एक साथ बंद कर दिया जाता है। सेम यहाँ पे भी क्या है आपका एनकैप्सुलेशन के अंदर कि आपके विशेषताओं और विधियों को एक साथ रखा जाता है। एक साथ उनको बंडल किया जाता है ना। एनकैप्सुलेशन एक महत्वपूर्ण कार्य करता है
कि बाहरी दुनिया से डेटा और तरीकों की पहुंच को प्रतिबंधित करके जानकारी की रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? बहु रूपता। मतलब देखो, जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है ये दो शब्दों से मिलके बना है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली का मतलब क्या है? मैनी, मतलब बहुत, है ना। और मॉर्फिज्म का मतलब क्या है? फॉर्म्स, रूप। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? पॉली का मतलब होता है मैनी और आपका मॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत फॉर्म्स, है ना। मतलब आपके मैनी फॉर्म्स, इसको आप लिख दीजिए बहुत, और फॉर्म का मतलब हो गया तरीके, बहुत तरीके। ठीक है, आपकी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्ट का आकलन एक ही इंटरफेस से किया जाए लेकिन तरीके करने के भिन्न भिन्न हो, है ना। क्या हो कि जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, आप स्टूडेंट मेरे लिए हैं, है ना। लेकिन आप कहीं पे अगर वर्किंग है, काम कर रहे हैं, आप साइड में होके आप पार्ट टाइम अपनी जॉब भी करते हैं, तो वहां के लिए आप क्या हैं? वहां के लिए आप एक एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो आपका कहीं पे रूप क्या है? अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आपका वहां पे रूप बन जाता है स्टूडेंट, और यदि आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पे आपका रूप बन जाता है एज अ एम्प्लॉय। तो एक ही बंदे के कई सारे रूप हो गए, एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप हो गए। तो उसी तरीके से यहाँ क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप हो जाते हैं। जैसे बात करें कि हमें दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है हमारी, है ना। मैं आपको कुछ डेटा शेयर करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में कुछ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो इस पढ़ाने को मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। अगर आप, और मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ा सकती हूँ। मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग ना पढ़ा के मैं आपको ऑडियो ऑडियो में पढ़ाऊं, है ना, या मैं आपको लिखित में नोट्स लिख के भेज दूं जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक, तो कम्युनिकेशन के भी कितने सारे रूप हो गए कि मैं या तो आपसे कॉल के द्वारा कम्युनिकेट करूं, या मैं आपसे फैक्स के द्वारा करूं, या मैं मैसेज के द्वारा करूं, है ना। या फिर मैं आपसे, बहुत सारे तरीके हैं कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ईमेल के द्वारा कर लूं। तो ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इनको पढ़ाई करिए और डिटेल में इनके बारे में आपको नोट्स में बहुत आराम से बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक, नोट्स जो रहते हैं बच्चों वो मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स रहते हैं। क्लियर? तो आप अपना पढ़ाई कीजिए और एग्जाम पे फोकस कीजिए और ध्यान भी रखिए। थैंक यू क्लास।